कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 में गणित में सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट को और आगे पढ़ेंगे। बायोलॉजी में एक नया पार्ट फोटोसिंथेसिस की शुरुआत करेंगे। इसके बाद कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में समाकलन पार्ट को और आगे पढ़ते हुए बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ, जिसका नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी। इसी को हम अंग्रेजी में सीक्वेंसेस एंड सीरीज के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के विषय, यानी हम आज क्या पढ़ेंगे। समांतर माध्य यानी एरिथमेटिक मीन, गुणोत्तर माध्य यानी जियोमेट्रिक मीन तथा समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध यानी रिलेशनशिप बिटवीन AM अरिथमेटिक मीन एंड GM जियोमेट्रिक मीन। तो शुरू करेंगे पहले विषय के साथ, देखेंगे समांतर माध्य की परिभाषा। आखिरकार समांतर माध्य होता क्या है। दो संख्याएं A तथा B हमने ले ली हैं। इन संख्याओं के बीच में एक संख्या और लेते हैं, बड़ा A, तो छोटा a, बड़ा A और छोटा b समांतर श्रेणी में हो जाते हैं। तो संख्या जो बड़ा A है वो A और B का समांतर माध्य यानी अरिथमेटिक मीन कहलाता है। अब यदि ये श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी है तो यहाँ सार्व अंतर होना अनिवार्य है। तो यदि मैं B में से बड़े A को घटाऊं या फिर बड़े A में से छोटे A को घटाऊं, दोनों का ही मान बराबर होगा। अर्थात बड़ा A बराबर होगा छोटा a प्लस b बटे 2। आगे बढ़े तो हमने देखा कि दो संख्याएं a तथा b के मध्य समांतर माध्य जो होता है वो उनके औसत यानी a प्लस b बाई 2 के रूप में व्याख्यित किया जा सकता है। तो समांतर माध्य आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं गुणोत्तर माध्य। दो धनात्मक संख्याओं a तथा b का गुणोत्तर माध्य होता है संख्या √a गुना b। इसलिए 2 तथा 8 का गुणोत्तर माध्य होगा √2 गुना 8, जो कि होगा √16, बराबर होगा 4 के। तो 2 और 8, ये आपको एक उदाहरण लेके दिया गया है कि यदि दो संख्याएं दी गई है तो उनका गुणोत्तर माध्य आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध। माना कि बड़ा A तथा बड़ा G दी गई दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं A तथा B के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य है। तो A बराबर होता है A प्लस B बाई 2 और G बराबर होता है √a_b के। आगे जब हमने हल किया तो देखा इस प्रकार, A में से यदि G को घटाया जाए तो A का मान लिख देंगे A प्लस B बाई 2 माइनस √a गुना b। आगे हल किया तो हमें मिला देखने को छोटा a प्लस छोटा b माइनस 2 √ छोटा a गुना छोटा b पूरे के बटे में 2। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a को √a का होल स्क्वायर प्लस √b का होल स्क्वायर माइनस 2 √a इंटू यानी √a गुना √b के। तो हम देखेंगे ये समीकरण कुछ इस प्रकार का रूप ले लेता है कि √a माइनस √b का होल स्क्वायर बटे में 2। इसका मान जो है वो 0 या 0 से अधिक होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। 1 से हमें ये मिल गया कि जो अरिथमेटिक मीन है वो बड़ा होता है जियोमेट्रिक मीन से। ये संबंध स्थापित हुआ। आइए बच्चों, इसी पर आधारित एक उदाहरण देख लेते हैं। यदि दो धनात्मक संख्याओं A तथा B के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 तथा 8 हैं, तो हमें वह धनात्मक संख्याएं ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे बच्चों?
हम सभी जानते हैं कि जो एरिथमेटिक मीन यानी समांतर माध्य होता है वो होता है a प्लस बी बाई 2 जो बराबर है 10 के। ऐसा दे रखा है, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। उसी प्रकार जो जियोमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य है वो बराबर होता है अंडर रूट a गुना b के, जो कि बराबर दिया है 8 के। तो 1 और 2 ये जो पहला समीकरण है और जो दूसरा समीकरण है उसको यदि हम साथ में देखें तो हम पाएंगे कि a प्लस b बराबर है 20 के। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं और 1 गुना b जो है वो बराबर है 64 यानी 64 के। इसको हमने मान लिया समीकरण 4। तो 3, 4 से a तथा b का मान सर्वसमीका से हम देखें, यदि हमको पता है कि a माइनस b का होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब यदि इस जो सर्वसमीका के लिए हमको ये कुछ तथ्य दे रखे हैं कि a प्लस b बराबर है 20 के और ab बराबर है 64 के, यदि यह सारे मान इसमें डाल दिए जाएं तो हमको मिलेगा a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 के। कैसे बच्चों? a प्लस b का मान आपको 20 दे रखा है, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400 माइनस 4 गुना करना है a b के साथ। तो 4 का जब आप गुणन करेंगे 64 यानी 64 के साथ तो आपको प्राप्त होता है 256। अब यदि 400 में से 256 हटा दिया जाए तो आपको प्राप्त होता है 144। और हमें पता है 144 जो है वो किसका वर्ग होता है बच्चों? 12 का या फिर ऋणात्मक 12 का। तो हमें प्राप्त हुआ कि a माइनस b के दो मान हो सकते हैं, या तो ये प्लस 12 हो सकता है या ये माइनस 12 हो सकता है। इसको मान लिया हमने समीकरण 5। अब 3 तथा 5 को हल करने पर हमें मिला कि a बराबर है 4 के और b बराबर है 16 के, किंतु यदि आप a का मान 16 लेते हैं तो b का मान 4 हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा जो ये उदाहरण था उसका परिणाम हमें देखने को मिल गया कि संख्याएं a और b जो है या तो 4 और 16 है, नहीं तो 16 और 4 है। इसी के साथ हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आज का पाठ आपको समझ आया होगा। गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य तथा इनके बीच स्थापित संबंध। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह तथा सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अब हम उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ATP तथा NADPH कहाँ उपयोग होते हैं और C4 पथ के बारे में। ATP तथा NADPH कहाँ उपयोग होते हैं। हमने पढ़ा है कि प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद ATP, NADPH तथा ऑक्सीजन है। इसमें ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट के बाहर विसरित होती है, जबकि ATP तथा NADPH का उपयोग आहार अथवा शर्करा को संश्लेषित करने वाली प्रक्रिया में होता है। यह प्रकाश संश्लेषण का जैव संश्लेषण चरण होता है। यह प्रक्रिया परोक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर नहीं होती,
बल्कि यह प्रकाश प्रक्रियाओं के उत्पादों अर्थात ATP तथा NADPH के अतिरिक्त CO2 तथा H2O यानी जल पर निर्भर होती है। प्रकाश उपलब्ध न होने के तुरंत बाद कुछ समय तक के लिए जैव संश्लेषण प्रक्रिया जारी रहती है और इसके बाद बंद हो जाती है। यदि इसके बाद पुनः प्रकाश उपलब्ध होता है तो संश्लेषण पुनः आरंभ हो जाता है। हम पहले देख चुके हैं कि H2O के साथ CO2 के मिलने से CH2ON अथवा शर्करा उत्पादित होती है। यह वैज्ञानिकों की रुचि थी कि उन्होंने यह खोजा कि यह प्रतिक्रिया कैसे संपन्न होती है अथवा यह जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया में आने से अथवा यौगिकीकृत होने से कौन सा पहला उत्पाद बनता है। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद लाभदायी उपयोग हेतु रेडियो आइसोटोपिक का उपयोग किया गया। इस उपयोग में मेल्विन केल्विन का कार्य सराहनीय था। उन्होंने शैवाल में रेडियो एक्टिव 14 कार्बन यानी 14 कार्बन का उपयोग प्रकाश संश्लेषण अध्ययन में किया, जिससे पता लगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यौगिकीकरण यानी फिक्सेशन पहला उत्पाद एक 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल था। इसके साथ ही उसने संपूर्ण जैव संश्लेषण पथ की खोज की, अतः इसे केल्विन चक्र कहते हैं। इस पहले उत्पाद का नाम 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल अथवा संक्षेप में PGA है और ये केल्विन चक्र कुछ इस प्रकार का होता है। वैज्ञानिकों ने जानने का यह भी प्रयत्न किया कि सभी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यौगिकीकरण के बाद पहला उत्पाद PGA ही बनाते हैं अथवा फिर अन्य पौधों में कोई अन्य उत्पाद है। बहुत सारे पौधों में व्यापक शोध किए गए जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण का पहला स्थायी उत्पाद पुनः एक कार्बनिक अम्ल था जिसमें कार्बन के 4 परमाणु थे। यह अम्ल ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल अथवा OAA था। तब से प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन की 2 मुख्य विधियों से बताया गया। जिन पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड यौगिकीकरण का पहला उत्पाद C3 अम्ल PGA था उसे C3 पथ और जिनका पहला उत्पाद C4 अम्ल OAA था उसे C4 पथ कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की प्राथमिक ग्राही अध्ययनों से पता लगा कि ग्राही अणु एक 5 कार्बन वाला कीटोस शुगर यह राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट यानी RUBP था। चूंकि पहला उत्पाद C3 अम्ल था अतः प्राथमिक ग्राही 2 कार्बन कंपाउंड होगा। अंततः 5 कार्बन वाले RUBP की खोज में सफलता प्राप्त हुई। केल्विन चक्र। केल्विन तथा उसके सहकर्मियों ने संपूर्ण पथ का पता लगाया और बताया कि यह पथ एक चक्रीय क्रम में संचालित होता है जिसमें RUBP पुनः उत्पादित होता है। आइए अब यह देखें कि केल्विन पथ कैसे संचालित होता है और शर्करा यहाँ पर संश्लेषित होती है। शुरू में ही हम स्पष्ट रूप से समझ ले कि केल्विन चक्र उन सभी पौधों में होता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें चाहे पथ C3 अथवा C4 या कोई अन्य हो। केल्विन चक्र 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें CO2 राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट से योग करता है। दूसरा है अपकरण, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण प्रकाश रासायनिक ग्राही तथा NADPH की मदद से होता है। तीसरा है पुनरुत्भवन, जिसमें CO2 ग्राही राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का फिर से निर्माण है तथा चक्र चलता है। आइए अब इन भागों को एक एक करके समझें। पहला, कार्बोक्सिलीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण से एक स्थिर कार्बनिक मध्यस्थ बनता है। केल्विन चक्र में कार्बोक्सिलीकरण एक अत्यधिक निर्णायक चरण है जहां RUBP के कार्बोक्सिलीकरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। यह प्रतिक्रिया एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज के द्वारा उत्प्रेरित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप
3-PGA के 2 अणु बनते हैं। चूंकि इस एंजाइम में एक ऑक्सीजनेशन क्षमता भी होती है, अतः ये ज्यादा उचित होगा कि हम इस एंजाइम को IUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज अथवा रुबिस्को कहें। दूसरा, रिडक्शन यानी अपचयन। यह प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जिसमें ग्लूकोज बनता है। इस चरण में प्रत्येक कार्बन डाइऑक्साइड अणु की स्थिरीकरण हेतु ATP के 2 अणुओं का उपयोग फॉस्फोरिलेशन के लिए तथा NADPH के 2 अणुओं का उपयोग अपचयन हेतु होता है। पथ से ग्लूकोज की एक अणु को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं के यौगिकीकरण तथा चक्करों की आवश्यकता होती है। तीसरा, रीजेनरेशन यानी पुनरुद्भवन। यदि चक्र को बिना बाधा के जारी रहना है तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही अणु RUBP का पुनरुद्भवन बहुत ही आवश्यक होता है। पुनरुद्भवन के चरण में RUBP गठन हेतु फॉस्फोरिलेशन के लिए एक ATP की आवश्यकता होती है। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड को यौगिकीकरण का पहला उत्पाद यद्यपि C4 ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल होता है, फिर भी इन्हें मुख्य जैव संश्लेषण पथ में C4 पथ अथवा केल्विन चक्र ही होता है। इस वीडियो को अब हम ध्यान से देखेंगे। C4 पौधे विशिष्ट है। उनके पत्तियों में विशेष प्रकार की शारीरिकी होती है। ये उच्च ताप को सह सकते हैं। ये उच्च प्रकाश तीव्रता के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उनमें प्रकाश श्वसन प्रक्रिया नहीं होती और उनमें जैव भार अधिक उत्पन्न होता है। आइए इन्हें एक एक करके समझें। C4 पथ पौधों की संवहन बंडल के चारों ओर स्थित बृहद कोशिकाओं कुलाच्छद यानी बंडल शीट कोशिकाएं कहलाती है और पत्तियां जिनमें ऐसे शरीर होते हैं उन्हें क्रैंची शरीर वाली पत्तियां कहते हैं। यहाँ क्रैंच का अर्थ है छल्ला अथवा घेरा। चूंकि कोशिकाओं की व्यवस्था एक छल्ले के रूप में होती है, संवहन बंडल के आसपास कुलाच्छद कोशिकाओं को अनेकों परतें होती है। इनमें बहुत अधिक संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसकी मोटी भित्तियां गैस से अप्रवेशीय होती है और इनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही एक 3 कार्बन अणु फॉस्फेनाइल पाइरूवेट है और वह पर्णमध्योतक कोशिका में स्थित होता है। इस यौगिकीकरण को पैप कार्बोक्सिलेज अथवा पैपकेज नामक एंजाइम संपन्न करता है। पर्णमध्योतक कोशिकाओं में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता। C4 अम्ल OAA पर्णमध्योतक कोशिका में निर्मित होता है। इसके बाद ये पर्णमध्योतक कोशिका में अन्य 4 कार्बन वाले अम्ल जैसे मैलिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल बनते हैं जो कि कुलाच्छद कोशिका में चले जाते हैं। कुलाच्छद कोशिका में यह C4 अम्ल विघटित हो जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा एक 3 कार्बन अणु मुक्त होता है। 3 कार्बन अणु पुनः पर्णमध्योतक में वापस आ जाता है जहां ये पुनः पेप में बदल जाता है और इस तरह यह चक्र पूरा होता है। कुलाच्छद कोशिका से निकली कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन पथ अथवा C3 में प्रवेश करती है। केल्विन एक ऐसा पथ है जो सभी पौधों में समान रूप से होता है। कुलाच्छद कोशिका रुबिस्को से भरपूर होती है परंतु पेपकेज से रहित होती है। अतः मैलिक पथ केल्विन पथ जिसके परिमाण स्वरूप शर्करा बनता है वह C3 एवं C4 पौधों में सामान्य रूप से होता है। C4 पौधों में पर्णमध्योतक कोशिकाओं में यह संपन्न नहीं होता किंतु कुलाच्छद कोशिकाओं में केवल कारगर होता है। इस वीडियो में हमने सीखा ATP तथा NADPH कहाँ उपयोग होता है और C4 पथ। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश श्वसन और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय समाकलन का भाग 8 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था कुछ अन्य प्रकार के समाकलन। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निश्चित समाकलन के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, अभी तक हमने अनिश्चित समाकलन के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें कि हमने कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन के साथ साथ अनिश्चित समाकलनों को ज्ञात करने की कुछ विधि के बारे में भी चर्चा की थी। आइए देखते हैं कि अब हम निश्चित समाकलन में क्या अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, निश्चित समाकलन का एक अद्वितीय मान होता है। एक निश्चित समाकलन को हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, जहां पर ये जो b है ये होगी हमारी उच्च सीमा और ये जो a होगा ये होगा हमारा निम्न सीमा। दोस्तों, निश्चित समाकलन के बारे में हम या तो योगों की सीमा के रूप में बता सकते हैं, या फिर अगर हमें कोई अंतराल दिया होगा और इसका कोई अवकलज होगा, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो अंतराल दिया गया है a b और इसका जो प्रति अवकलज होगा ये होगा हमारा f। तो निश्चित समाकलन का मान अंतिम बिंदुओं पर f के मानों के अंतर के बराबर होगा, यानी कि fb घटा fa के बराबर होगा, और हम कुछ इस रूप में निश्चित समाकलन को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, निश्चित समाकलन को ज्ञात करने का दो रूप है। आज के इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे निश्चित समाकलन ज्ञात करने की, वो होगी योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन ज्ञात करना, और जो हम प्रति अवकलज के द्वारा f के मानों के अंतर ज्ञात करके समाकलन ज्ञात करते हैं, वो हम करेंगे इससे अगली वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं अब हम योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन ज्ञात करना। तो दोस्तों, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले एक वक्र बनाएंगे, जो कि होगा हमारे फलन y बराबर fx का, जहां पर हमारा x जो होगा वो a से लेकर b तक होगा, और हमारा जो x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा निश्चित समाकलन होगा। आइए आकृति के रूप में इसे देखते हैं। ये रहा हमारा वक्र y बराबर fx। यहाँ पर अगर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है x बराबर a तथा x बराबर b पर, तो ये हम ज्ञात कर पाएंगे इस वक्र x अक्ष एवं कोटियों x बराबर a एवं x बराबर b के बीच घिरे क्षेत्रफल, जो कि है PQSR उससे। तो दोस्तों, इसे देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि निश्चित समाकलन का हम प्रयोग कहाँ करेंगे, यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करने में हम निश्चित समाकलन का प्रयोग करेंगे, और कुछ इस प्रकार से हम निश्चित समाकलन ज्ञात करेंगे योगफल की सीमा के रूप में। आइए एक और विधि देखते हैं कि योगफल की सीमा हम किस प्रकार से ज्ञात करके निश्चित समाकलन प्राप्त करेंगे। मान लीजिए कि ये जो क्षेत्रफल है इसको हमने छोटे छोटे उप अंतरालों में विभाजित किया है, जो कि है x बराबर a, x1 बराबर a योग h, x2 बराबर a योग 2h, xr बराबर a योग rh, और हमारा जो अंतराल है वो a से b तक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखकर बता पा रहे होंगे कि हमारा जो n है वो बराबर हो रहा है b घटा a बटे h के, और हमारा जो n है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ से हमारा जो h हो जाएगा वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा। दोस्तों, इसको हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ है कि हमारा जो लिमिट है Sn n टेंड्स टू इन्फिनिटी वो बराबर हो जाएगा लिमिट Sn के, जहाँ पर हमारा n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है क्षेत्र PRSQP के क्षेत्रफल के, जो कि है हमारा निश्चित समाकलन fx dx, जहाँ x बराबर है a से लेकर b तक। इससे हमें यह पता चलता है कि अभिष्ट क्षेत्रफल वक्र के नीचे के आयतों एवं वक्र के ऊपर के आयतों के बीच के किसी क्षेत्रफल की सीमित मान भी है। दोस्तों, यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जा रहा है कि समाकलन fx dx a से लेकर b तक बराबर हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h गुने fa योग f a योग h योग
इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए योग f a योग n घटा 1 गुने h, जिसे हम और हल करते हैं तो हमें यहाँ से प्राप्त होता है समाकलन fx dx, जहाँ x बराबर होगा a से लेकर b तक, बराबर है b घटा a गुने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n गुने fa योग fa योग h योग, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए योग f a योग n घटा 1 गुने h, जहाँ पर हमारा जो h होगा वो बराबर होगा b घटा a बटे n के, जो कि 0 तक जा रही है अगर हमारा n इंफिनिटी तक टेंड कर रहा है तो दोस्तों इससे हमें निश्चित समाकलन की एक परिभाषा प्राप्त हुई है, जो कि कुछ इस प्रकार से है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आप इस सूत्र को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि इसका प्रयोग हम प्रश्नों को हल करने में करेंगे। आइए अब हम इस पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, योगफल की सीमा के रूप में समाकलन x की घात 2 योग 1 dx 0 से लेकर 2 तक का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों कि इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो दोस्तों हल करने के लिए परिभाषा के अनुसार हम यहाँ पर कह सकते हैं, जो कि है समाकलन fx dx x बराबर a से लेकर b तक बराबर होता है b घटा a गुने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n गुने fa योग fa योग h योग, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए योग fa योग n घटा 1 गुने h के, जहां h होगा हमारा b घटा 1/n। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार हमारा a हो जाएगा 0, b हो जाएगा 2, हमारा फलन हो जाएगा x की घात 2 योग 1 और हमारा h हो जाएगा यहाँ पर 2 घटा 0/n यानी कि 2/n। जब हम इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे हमारी परिभाषा में, तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा दोस्तों समाकलन x की घात 2 योग 1 dx, जहाँ x बराबर है 0 से लेकर 2 तक, बराबर b घटा a गुने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n गुने fa योग fa योग h योग, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए योग fa योग n घटा 1 गुने h। जब हम यहाँ पर मान प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है 2 गुने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n गुने f0 योग f2/n योग f4/n, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए योग f2 गुने n घटा 1/n, जिसे हम और हल करेंगे और इन सभी फलन के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n गुने 1 योग 2 की घात 2/n की घात 2 योग 1 योग 4 की घात 2/n की घात 2 योग 1, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए योग 2n घटा 2 पूरे की घात 2/n की घात 2 योग 1, जिसे हम और हल करेंगे दोस्तों तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2 गुने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n गुने, सभी पदों में आप देख रहे हैं कि 1 है जिसे हम बाहर निकाल लेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 1 योग 1 योग 1, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए योग 1 योग 1/n की घात 2 गुने 2 की घात 2 योग 4 की घात 2 योग, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए 2n घटा 2 की घात 2। यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है कि ये जो 1 है कुल n पद है, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 2 गुने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n गुने n योग 2 की घात 2/n की घात 2 गुने 1 वर्ग गुने 2 वर्ग योग, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए n घटा 1 का वर्ग। दोस्तों यहाँ से हमें ये और हल करने के बाद प्राप्त हो जाएगा 2 गुने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n गुने n योग 4/n की घात 2 गुने n घटा 1 गुने 2n घटा 1/6। यहाँ से हम इसे और हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2 गुने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n गुने n योग 2/3 गुने n घटा 1 गुने 2n घटा 1/n, जिसे हम और हल करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2 गुने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 योग 2/3 गुने 1 घटा 1/n गुने 2 घटा 1/n, जिसे हम और हल करेंगे दोस्तों और n के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2 गुने 1 योग 4/3, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 14/3।
तो आपने देखा दोस्तों कि किस प्रकार से हम योगफल की सीमा के रूप में समाकलन ज्ञात करते हैं निश्चित। चलिए दोस्तों, इस पर आधारित एक और प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, योगफल की सीमा के रूप में समाकलन e की घात x dx का मान ज्ञात कीजिए, जहां x बराबर होगा घटा 1 से लेकर 1 तक। दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए भी हम हमारे परिभाषा के अनुसार जो दिया गया है उसका प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हमें ये प्राप्त होता है सूत्र के अनुसार, समाकलन fx dx जहाँ x बराबर होगा a से लेकर b तक बराबर b घटा a गुने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n गुने fa योग h योग, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए fa योग n घटा 1 गुने h, जहाँ h हमारा बराबर होगा b घटा a बटे n के, जिसे हम इस प्रश्न में स्थापित करेंगे दोस्तों। तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा यहाँ से कि हमारा जो a है वो घटा 1 के बराबर है, b जो है वो 1 के बराबर है। यहाँ पर हमारा जो फलन है fx वो बराबर है e की घात x के, और हमारा h जो हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है वो है 1 घटा 1 बटे n अर्थात 2 बटे n के। चलिए अब हम इन सभी मानों को परिभाषा में प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम इसे परिभाषा में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा समाकलन e की घात x dx, जहाँ x बराबर होगा घटा 1 से लेकर 1 तक बराबर 1 घटा 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n गुने e की घात घटा 1 योग e की घात घटा 1 योग 2/n योग e की घात घटा 1 योग 2 गुने 2/n योग, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए योग e की घात घटा 1 योग n घटा 1 गुने 2/n, जिसे हम और अच्छी तरह से हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2 गुने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n गुने e की घात घटा 1 योग e की घात घटा 1 योग 2/n योग e की घात घटा 1 योग 2 गुने 2/n योग, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए e की घात घटा 1 योग n घटा 1 गुने 2/n, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2 गुने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n गुने e की घात घटा 1 उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा e की घात घटा 1 गुने 1 योग e की घात 2/n योग e की घात 4/n योग e की घात 6/n, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए योग e की घात n घटा 1 गुने 2/n, जिसे हम और हल करेंगे दोस्तों तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2 गुने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी e की घात घटा 1/n गुने e की घात 2/n पूरे का घात n घटा 1 बटे e की घात 2/n घटा 1, जिसे हम और हल करेंगे दोस्तों तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा e की घात घटा 1 गुने 2 गुने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n गुने e की घात 2 घटा 1 बटे e की घात 2/n घटा 1, जिसे हम और हल करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा e की घात घटा 1 गुने 2 गुने e की घात 2 घटा 1 बटे लिमिट 2/n टेंड्स टू 0 e की घात 2/n घटा 1 बटे 2/n गुने 2, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा e की घात घटा 1 गुने 2 गुने e की घात 2 घटा 1 बटे 2, जिसे हम और हल करेंगे यहाँ से दोस्तों, चूंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 e की घात h घटा 1 बटे h बराबर होगा 1 के, तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा e की घात घटा 1 गुने 2 गुने e की घात 2 घटा 1 बटे 2, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा e की घात 2 घटा 1 बटे e, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा e घटा 1 बटे e। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हम योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान प्राप्त करते हैं। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा निश्चित समाकलन। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे कलन की आधारभूत प्रमेय। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपका अध्याय वंशागति के आणविक आधार का प्रैक्टिस क्वेश्चन का वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस अध्याय में से आपको परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है, स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की दो मुख्य भूमिकाओं की सूची बनाइए। अब ये प्रश्न एकदम सरल है, जिसमें कि आपको राइबोसोम के दो कार्य को लिख देना है जो कि स्थानांतरण के दौरान होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम के महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। पहला कार्य है, राइबोसोम उस साइट के रूप में कार्य करता है जहां प्रोटीन संश्लेषण व्यक्तिगत अमीनो अम्ल से होता है। यह दो उप एककों से बना है। छोटा उप एकक दूत आरएनए के संपर्क में आता है और एक प्रोटीन संश्लेषक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि बड़ा उप एकक एक अमीनो अम्ल बाइंडिंग साइट के रूप में कार्य करता है। इसका दूसरा कार्य है, राइबोसोम पेप्टाइड बंध के निर्माण में उत्प्रेरक का काम करता है, जैसे कि जीवाणु में राइबोजाइम होता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है, यदि डीएनए के एक रज्जु के अनुक्रम निम्नवत लिखे हैं। तो आपको ये एक रज्जु का, डीएनए के एक रज्जु का आपको अनुक्रम दे दिया है। तो पूरक रज्जु के अनुक्रम को 5 से 3 प्राइम दिशा में लिखे। तो इस प्रश्न में सीधा सीधा आपको एक रज्जु का अनुक्रम दे रखा है और आपसे उसके पूरक रज्जु के अनुक्रम को 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में लिखना है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका हम उत्तर कैसे लिखेंगे। डीएनए रज्जु एक दूसरे के 4 अनुक्रम के संबंध में पूरक होते हैं, इसलिए डीएनए के एक रज्जु का अनुक्रम है। तो ये रज्जु का हमको अनुक्रम दे रखा है और आपको पता है कि वो पूरक होते हैं। दोनों रज्जु एक दूसरे के संबंध में पूरक होते हैं। तो आप इस रज्जु के अनुक्रम को देखकर इसके पूरक रज्जु को लिखने की कोशिश कीजिए, उसके अनुक्रम को लिखने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक चीज फिर से बता दूं कि एडेनिन जो होता है वो थायमिन से जुड़ता है और गुआनिन साइटोसिन से जुड़ता है। तो आप लिखने की कोशिश कीजिए। हाँ दोस्तों, इसके पूरक रज्जु का अनुक्रम होगा ये। लेकिन आप एक चीज जरूर ध्यान रखें, ये जो अनुक्रम है ये 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा में है, क्योंकि जो डीएनए के रज्जु होते हैं वो विपरीत दिशाओं में चलते हैं, इसलिए। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। पूरक रज्जु का अनुक्रम 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा में होगा, ये जो कि हमको मिला, और इसको हमें उल्टा कर देना है। तो पूरक रज्जु का अनुक्रम 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में होगा ये। तो यही आपका उत्तर होगा। आइए दोस्तों, अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है, तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की प्रतिशत की गणना कीजिए। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों कि इस ऐसे प्रश्नों का हम कैसे उत्तर लिखेंगे। चारगफ नियम के अनुसार डीएनए अणु में पैरामिडिन, जिसमें कि साइटोसिन और थायमिन आते हैं, और प्योरिन्स, जिसमें कि एडेनिन और गुआनिन आते हैं, का समान अनुपात होना चाहिए। इसका अर्थ है कि एडेनिन अणुओं की संख्या थायमिन अणुओं के बराबर है और गुआनिन अणुओं की संख्या साइटोसिन अणुओं के बराबर है। तो इस बात से हमको यह पता चलता है कि जो एडेनिन का प्रतिशत होगा वो थायमिन के बराबर होगा और जो गुआनिन का प्रतिशत होगा वो साइटोसिन के प्रतिशत के बराबर होगा। यदि डीएनए में 20% साइटोसिन है, जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है, तो नियम के अनुसार इसमें 20% गुआनिन होता है, क्योंकि आपने देख लिया है कि जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। तो ऐसे करके हमने गुआनिन का प्रतिशत पता कर लिया। इस प्रकार G+C सामग्री का प्रतिशत होगा 40%, क्योंकि 20 हमने लिया साइटोसिन से और 20 हमने लिया गुआनिन से, तो दोनों को जमा करके हमें मिलता है 40%। और दोस्तों, अगर आप 100 में से 40 को घटाओगे तो हमें शेष मिलेगा 60%, जो कि A+T सामग्री दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि
एडेनिन और ग्वानिन हमेशा समान संख्या में मौजूद होते हैं, इसलिए एडेनिन 30% होगा और थायमिन भी 30% होगा। तो इससे हमने इसका उत्तर पता कर लिया कि हमसे एडेनिन का प्रतिशत पूछा था और एडेनिन का प्रतिशत हमको मिला 30%। तो यही आपका उत्तर होगा इसमें। आइए दोस्तों, अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न के कार्यों का वर्णन करो। तो इसमें आपको 3 चीजें दे रखी हैं। पहला है उन्नायक यानी कि प्रमोटर, दूसरा दे रखा है अंतरण आरएनए यानी कि टीआरएनए, और आपको तीसरा दे रखा है एक्सॉन, और आपको इनके कार्यों का वर्णन करना है। तो हम एक एक करके इनके कार्यों का वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम उन्नायक के बारे में बात करेंगे। उन्नायक डीएनए का एक क्षेत्र है जो अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू करने में मदद करता है। यह आरएनए पॉलीमरेज के लिए बंधन साइट के रूप में कार्य करता है। अब हम अंतरण आरएनए के बारे में लिखेंगे। अंतरण आरएनए अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाता है और आनुवंशिक कूट को पढ़कर प्रोटीन बनाता है। अब हम एक्सॉन के कार्यों का वर्णन करेंगे। एक्सॉन ससीम केंद्रिकी में कूट लेखन करने वाले अनुक्रम होते हैं जो कि प्रोटीन के लिए कोड होते हैं। आइए दोस्तों, 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसके उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो इसमें इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि डीएनए अंगुली छापी क्या है, आपको उसके बारे में बताना और उसकी उपयोगिता को आपको लिखना है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। डीएनए अंगुली छापी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग डीएनए के स्तर पर विभिन्न व्यक्तियों में होने वाली विभिन्नताओं की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यह डीएनए अनुक्रमों में परिवर्तनशीलता और बहुरूपता पर आधारित है। और इसकी उपयोगिता को हम लिखेंगे, जो कि है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसका उपयोग संभावित अपराध संदिग्धों की पहचान करने के लिए फोरेंसिक विज्ञान में किया जाता है। इसका उपयोग जैविक पहचान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जनसंख्या व आनुवंशिक विभिन्नता का निर्धारण व व्यक्तिगत पहचान में भी किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों आपके अध्याय वंशागति का आणविक आधार का प्रैक्टिस क्वेश्चन का वीडियो खत्म होता है। अगली वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है विकास। धन्यवाद। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? होता आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर, चलिए। चलो चलो हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, मिठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ।
और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। Telekovic ka na rin. Diyan na. Alam mo. सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।